जो फैक्टर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी के, बिजनेसमैन के कंट्रोल के अंदर है। तीसरा, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन को अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानने में मदद करता है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का मतलब है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने ह्यूमन रिसोर्स होंगे, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे, लेबर मैनेजमेंट का जो संबंध होगा, तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को पहचानता है जब वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टडी करता है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में हम लोग कवर करेंगे फैक्टर्स लाइक प्लान्स एंड पॉलिसीज, योजना और नीति। दूसरा, ह्यूमन रिसोर्स जो कि मानव संसाधन है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग ह्यूमन रिसोर्स रहेगा, क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटेटिवली भी। फाइनेंशियल रिसोर्स का मतलब हो गया वित्तीय संसाधन। प्लांट एंड मशीनरी मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पास जो एसेट्स हैं। और लेबर और मैनेजमेंट, लेबर और प्रबंधन के बीच में जो संबंध है, ये सभी इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो फैक्टर्स जो कंपनी के परफॉर्मेंस पे तो असर, इंपैक्ट दिखाएंगे ही, परंतु वो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बाहर की चीजें हैं। उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट में सारे ह्यूमन एलिमेंट्स को हम इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, मार्केट इंटरमीडियरीज। मैक्रो में नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स जो कि जनरल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इकोलॉजिकल। अब ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इसका डिटेल्ड डिस्कशन हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि वो दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, एक माइक्रो एनवायरनमेंट और एक मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हेल्प करता है बिजनेसमैन को अवसरों की पहचान करने में, मतलब अपॉर्चुनिटीज को पहचानने में, और साथ ही साथ बिजनेस के लिए जो प्रारंभिक चेतावनी हो सकती है, कोई खतरा है अगर, तो उसे भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करके ही पहचाना जा सकता है। ओके, बिजनेस एनवायरनमेंट को हमने पहले दो भागों में बांटा था, पहला एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो। इस स्लाइड में हम बात करते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट में कौन से कंपोनेंट्स को इंक्लूड करेंगे। इसमें ध्यान रखें कि इसमें सारे जो फोर्सेस हैं वो ह्यूमन एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले कस्टमर, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कस्टमर एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है, क्योंकि कंपनी का जो सेल्स वॉल्यूम है, प्रॉफिट्स है, वो पूरी तरीके से कस्टमर्स पे डिपेंड करता है। कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को ट्रैक करना जरूरी है। दूसरा, कॉम्पिटिटर्स, आज के डेट में हर प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट है, तो कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन को ये भी इंश्योर करना है कि आप कस्टमर्स को सेटिस्फाई करें और बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स। इसलिए कॉम्पिटिटर्स भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है माइक्रो एनवायरनमेंट के। नेक्स्ट है सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स। हर ऑर्गेनाइजेशन जो आउटपुट प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को, उसको रॉ मटेरियल्स और इनपुट का सप्लाई भी ध्यान में रखना है। अगर कॉन्स्टेंटली रेगुलर बेसिस में रॉ मटेरियल्स का सप्लाई अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो कंपनी लार्ज स्टॉक मेंटेन करती है रॉ मटेरियल्स का, ताकि गुड्स का जो फ्लो है मार्केट में बना रहे। इसलिए माइक्रो एनवायरनमेंट में सप्लायर को स्टडी करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्लाई के पैटर्न को बेसिकली। फिर है मार्केटिंग इंटरमीडियरीज में वो लोग शामिल हैं जैसे होलसेलर्स, रिटेलर्स, जो कंपनी या बिजनेस के प्रोडक्ट्स को एंड यूजर्स, फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो दूसरा कंपोनेंट है वो है मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट इंक्लूड करता है, पहला, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये जो तीन टाइप के एनवायरनमेंट है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल, आप ध्यान देंगे इन तीनों एनवायरनमेंट पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब आने वाले स्लाइड्स में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट को। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स इंक्लूड होंगे जो कि गवर्नमेंट अफेयर्स से रिलेटेड है।
जैसे कि किस टाइप का गवर्नमेंट पावर में है, एटीट्यूड क्या है गवर्नमेंट का डिफरेंट बिजनेस ग्रुप्स के तरफ, गवर्नमेंट किस तरीके के पॉलिसी चेंजेस को ला रही है, ये सब कुछ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसे एग्जांपल से समझे, 1977 में जब जनता गवर्नमेंट पावर में आई तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई टू सेंड बैक ऑल द फॉरेन कंपनीज। यही कारण था कि कोका कोला जो कंपनी है उसे अपने बिजनेस को क्लोज करना पड़ा और कंट्री से जाना पड़ा। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जो इंक्लूड होंगे फैक्टर्स, हम जल्दी से उसके हेडिंग्स को भी देख ले। प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। तीसरा, पॉलिटिकल लीडर्स का क्या प्रोफाइल है। चौथा, गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस बिजनेस में कितना है, ज्यादा है, कम है, किस मैग्नीट्यूड से है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे कि हो सकता है गवर्नमेंट अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए, पहले 1991 से पहले यही पॉलिसी था गवर्नमेंट का कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, देश के जो इंडस्ट्रीज हैं उसको बचाने के लिए फॉरेन के इन्वेस्टर्स को, फॉरेन के कंपनीज को हम इंडिया में अलाउ नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो जिस कारण से एमएनसीज का फ्लो 1991 के बाद ही इंडिया में बढ़ सका, ठीक है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बेसिकली रिलेटेड है सरकार और सरकार के एटीट्यूड से, सरकार के पॉलिसी चेंजेस से, ये सब कुछ कवर होगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। अब बात करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम उन फैक्टर्स को इंक्लूड करेंगे जैसे कि राष्ट्रीय आय, ब्याज दर, बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, फिर इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे कि इंडिया में हम मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करते हैं, मतलब हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो भी फैक्टर्स हैं, यहाँ ध्यान रखना है कि उनका बिजनेस में डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि ब्याज दर और रियल एस्टेट के बिजनेस को हम समझते हैं। रियल एस्टेट में लोग उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो इसमें ह्यूज सम का रिक्वायरमेंट होता है। तो नॉर्मली लोग उसे बैंक से फाइनेंस कराते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट एज अ कंपोनेंट। अगर इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर ज्यादा है तो लोगों के लिए फंड्स बोरो करना डिफिकल्ट हो जाएगा एंड लोग हो सकता है कि प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट ना करें उस पीरियड में जब इंटरेस्ट रेट हाई है। तो इंटरेस्ट रेट भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का हिस्सा है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अगर हम देखें तो 1991 में जब रिफॉर्म्स आए तो उससे पहले प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत लिमिटेड था, लेकिन रिफॉर्म्स आने के बाद जो सेक्टर्स पहले प्राइवेट सेक्टर के लिए क्लोज्ड था, जो एरियाज, वहां पे भी अब प्राइवेट सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन अलाउड है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय आय के बारे में, जीडीपी के ग्रोथ रेट के बारे में, क्योंकि वो इंक्रीज कर रहा था इंडिया में, तो यही कारण है कि एमएनसीज के लिए इंडिया, एमएनसीज का मतलब हो गया मल्टीनेशनल कंपनीज का जो ट्रेंड है वो इंडिया में बढ़ता गया, ठीक है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल फैक्टर्स, इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिसको हम अभी तो बस पॉइंट्स हम देखेंगे, लेकिन एक अलग वीडियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे आई बी मेकिंग, बिकॉज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम पहले जल्दी से देखते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में किन हेडिंग्स को आपको याद रखना है, जैसे जीडीपी का ग्रोथ रेट, राष्ट्रीय आय एंड पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है पर हेड इनकम, उसको निकालते हैं नेशनल इनकम को जो पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो वो हो जाता है पर कैपिटा इनकम। फिर है मुद्रास्फीति दर जो कि है रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट्स, इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया जो है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जहां हम पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही को एग्जिस्ट करता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड रेट्स ऑफ टैक्सेशन। अब हम बात करते हैं सोशल एनवायरनमेंट के बारे में। सोशल एनवायरनमेंट में वो फैक्टर्स कवर होंगे जो सोसाइटी से रिलेटेड है, पीपल एट लार्ज। जैसे सोसाइटी के क्या कस्टम्स हैं, क्या रीति रिवाज है, क्या ट्रेडिशंस हैं, लोगों के रिलीजियस बिलीव्स क्या हैं, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आ रहा है, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, एजुकेशन लेवल क्या है, साक्षरता दर क्या है, लोगों के कंजम्पशन हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सोशल एनवायरनमेंट उन फैक्टर्स को कंसिडर करता है जो बेसिकली सोसाइटी से रिलेटेड है।
अब जैसे हम देखते हैं कि इंडिया में ही पर्टिकुलरली जब फेस्टिवल्स के बारे में जब बात करें, दिवाली और क्रिसमस, इन दिनों देखते हैं कि स्वीट्स का सेल, ग्रीटिंग कार्ड्स का सेल, ये सब बढ़ जाता है। फिर अभी जैसे फिटनेस का ट्रेंड अचानक से आ गया, एवरीबडी वांट्स टू बी फिट, तो जो जिम का कल्चर है वो बढ़ता जा रहा है। फिर अगर आप देखते हैं पॉपुलेशन, सोसाइटी को देखते हैं, अगर मान लो ज्यादा ओल्ड एज पॉपुलेशन है तो बीपी मेडिसिन, वॉकिंग स्टिक्स, ये सब का डिमांड विल डेफिनेटली गो हाई। ठीक है, अभी जैसे ट्रेंड है कि बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग, तो जब वर्किंग कपल्स हैं, दोनों ही काम कर रहे हैं, तो इन सिचुएशंस में आप देखेंगे कि सेमी कुक्ड फूड का डिमांड बढ़ रहा है, डिश वॉशर्स, ऑटोमेटिक मशीन, मतलब हाउस होल्ड काम किस तरीके से स्पीड अप किया जा सके, वो सारे प्रोडक्ट्स का जो डिमांड है वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो सोशल एनवायरनमेंट को बिजनेसमैन इग्नोर नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट लॉन्ग रन तक पड़ेगा बिजनेस में। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, आप ध्यान देंगे कि हमेशा नया टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आते रहेगा, नए मशीन्स आते रहेंगे, नए फीचर्स प्रोडक्ट में ऐड किए जा रहे हैं। तो हर बिजनेसमैन को ऑब्जर्व करना है जो तकनीकी चेंज आ रहा है उसको, तभी वो कंपटीशन वाले मार्केट में सरवाइव कर पाएगा। जैसा कि हम एग्जांपल से समझते हैं, डिजिटल वॉचेस के आ जाने से जो ट्रेडिशनल वॉचेस है उनका बिजनेस खत्म हो चुका है। ठीक है, उसी टाइप से अगर आप देखें तो फोटोकॉपी और जेरोक्स मशीन्स के आने से कार्बन पेपर का जो बिजनेस है वो भी खत्म हो चुका है। वी हैव मूव फ्रॉम टाइपराइटर्स टू वर्ड प्रोसेसर्स नाउ। और ये इंपॉर्टेंट है, और ये एक टाइप से अच्छा भी है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आते हैं वो डेफिनेटली प्रोडक्ट के क्वालिटी को इम्प्रूव तो करते ही हैं, और साथ ही साथ कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स पहुंचाते हैं। इसलिए टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में आप देखेंगे, अगर आपको मूवी के लिए टिकट बुक करनी है तो यू कैन डू इट ऑनलाइन। इफ यू वांट टू रिजर्व अ टिकट फॉर योर सेल्फ, इफ यू वांट टू ट्रैवल थ्रू रेल, यू कैन रिजर्व अ टिकट ऑनलाइन। इफ यू वांट टू ट्रैवल थ्रू एयर, यू कैन रिजर्व अ टिकट ऑनलाइन। तो टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड द वे इन विच बिजनेस इज परफॉर्म्ड, और जो बिजनेस उस पर्टिकुलर चेंज को अडॉप्ट नहीं करती है वो बिजनेस से बाहर हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में। ध्यान दें कि ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, एनवायरनमेंट से जुड़े फैक्टर्स हैं, ये फोरफ्रंट में अभी रिसेंटली ही आए हैं। जैसे कि वेदर, क्लाइमेट, ये टूरिज्म इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है, एग्रीकल्चर को अफेक्ट करता है, फार्मिंग एक्टिविटीज को अफेक्ट करता है, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर सिर्फ वेदर और क्लाइमेट से जुड़ा नहीं है। आज के डेट में लोग अवेयर हैं, पोल्यूशन लेवल्स को लेके लोग कॉन्शियस है, एनवायरनमेंट को लेके लोग कॉन्शियस है। तो बिजनेसमैन किस तरीके के प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहा है इन मार्केट में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं या नहीं है, वेस्ट किस तरीके से डिस्पोज किया जा रहा है, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनीज को पेनलाइज भी किया जाता है अगर वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली अप्रोच नहीं रखती हैं तो। ठीक है, तो क्योंकि अभी ग्लोबल वार्मिंग का दौर है, तो इसलिए ये इंश्योर करना कि बिजनेसेस भी सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट फॉलो करे, एनवायरनमेंट के प्रति उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे, इसलिए इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट को भी ध्यान रखना है बिजनेसमैन को। ठीक है, अब हम बात करते हैं लीगल एनवायरनमेंट के बारे में। लीगल एनवायरनमेंट में हम इंक्लूड करेंगे सारे लॉज, चाहे वो लाइसेंसिंग से जुड़ा हो या विदेशी व्यापार से जुड़ा हो, एडवर्टाइजमेंट से जुड़ा हो। ये सब कुछ लीगल एनवायरनमेंट का हिस्सा है, और एक बिजनेसमैन को अपने व्यापार से संबंधित जो लॉज हैं, जो नियम कानून है, उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर रहा है वो लीगल एनवायरनमेंट के दायरे में होना चाहिए, फ्रेमवर्क के अंदर होना चाहिए। कुछ कॉमन लेजिस्लेशंस जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि है ट्रेडमार्क एक्ट है,
एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे कि अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, उनका एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिटेड है। उसी तरीके से जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, ये कंपलसरी है कंपनीज के लिए कि वो उस प्रोडक्ट में स्टैट्यूटरी वार्निंग अवश्य लिखे। ठीक है। फिर जब कंपनी पैकेजिंग कराती है अपने प्रोडक्ट्स को, तो उसमें लेबलिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं कि ये एक पर्टिकुलर चीज लेबल में लिखा ही होना चाहिए। एक्सपायरी डेट, दीज आर सर्टेन एलिमेंट्स जो कि प्रिस्क्राइब्ड है कि आपके प्रोडक्ट के लेबल में ये लिखा होना चाहिए। ठीक है। तो आप यहां ये समझ रहे हैं कि लीगल एनवायरनमेंट मतलब बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए जितने भी उससे संबंधित लॉज हैं, वो सब कुछ लीगल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। अब एग्जाम में जब आप अपने आंसर्स को लिखेंगे तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एक्सप्लेनेशन के साथ फ्लो चार्ट या डायग्राम ऐसा कुछ शो करें। तो आई हैव शोन मैक्रो एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट. You have to remember the word pestle. Now, what is pestle? This is what we discussed. P is political, T is economic, S here is social, T is technology, E is environmental, and L is legal. So the dimensions can be remembered only by, if you remember this particular word, pestle. Okay. So I hope I have made it clear. Thank you. And in case you have any doubt or confusion, you may drop your query in the comment section of the video.